नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। 2 हफ्ते के अभियान के बाद इजरायली सेना गाजा के अल शिफा अस्पताल से निकली बाहर। आईडीएफ ने इसे बताया गाजा में सबसे सफल अभियानों में से एक। कहा स्थापित किया स्वर्ण मानक। सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान दूतावास के पास हुए इजरायली हमले में 6 लोगों की मौत। मरने वालों में ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड का एक वरिष्ठ कमांडर भी शामिल। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी को बड़ी राहत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना मामले में सजा को किया निलंबित। अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने दोनों को 10 साल कैद और जुर्माने की सुनाई थी सजा। तुर्की के स्थानीय चुनाव में राष्ट्रपति एर्दोआन को जोरदार झटका। मेयर चुनाव में इस्तांबुल और अंकारा समेत बड़े शहरों में विपक्ष की ऐतिहासिक जीत। जर्मनी में कैनाबीज का इस्तेमाल अब गैर कानूनी नहीं। सरकार ने बनाए नियम। 18 साल से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति 25 ग्राम से अधिक रख सकता है कैनाबीज। प्रति घर 3 पौधे लगाने की भी इजाजत। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं और सबसे पहले आपको लिए चलते हैं एशिया की ओर। इजरायली सेना ने गाजा के अल शिफा अस्पताल में अपना ऑपरेशन खत्म करने का दावा किया है। इजरायली सेना का कहना है कि इस छापेमारी के दौरान करीब 900 आतंकियों को गिरफ्तार करने के साथ बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। इजरायली सेना ने यह भी कहा कि अभियान के दौरान किसी भी नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। इस बीच सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान दूतावास के पास हुए इजरायली हमले में ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड का एक वरिष्ठ कमांडर भी मारा गया। करीब 2 हफ्ते के अभियान के बाद इजरायली सेना गाजा के अल शिफा अस्पताल से बाहर निकल गई है। आईडीएफ ने अपने अभियान को पूरा कर लेने का दावा किया है। आईडीएफ ने इस अभियान को गाजा में जमीनी कार्रवाई के दौरान सबसे सफल ऑपरेशनों में से एक बताया है। इजराइल का आरोप है कि हमास और छोटे इस्लामिक जिहादी समूह ने अस्पताल के अंदर अपना मुख्यालय स्थापित कर रखा था। छापेमारी के दौरान करीब 900 आतंकियों को गिरफ्तार करने के साथ बड़ी मात्रा में हथियार बरामद करने का दावा किया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अभियान के दौरान इजरायली सेना द्वारा किसी भी नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। सेना ने भोजन, पानी और चिकित्सा आपूर्ति पहुंचाने के साथ साथ परिसर में लगभग 300 से 350 रोगियों में से 200 से अधिक को बाहर निकाला था। अस्पताल परिसर और उसके आसपास के क्षेत्रों की तस्वीरों में भारी तबाही और कुछ जली हुई दीवारें दिखाई दे रही हैं। वहीं गाजा की ओर से अस्पताल के पास से 20 शव बरामद करने का दावा किया गया है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि पिछले 2 हफ्तों के दौरान अल शिफा में 21 लोगों की मौत हुई है, जबकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि यहाँ 200 आतंकवादी मारे गए हैं। हमारी सेनाओं ने वहाँ अनुकरणीय तरीके से काम किया। शिफा हमास के लिए मुख्य आतंकवाद कमांड सेंटर बन गया है। हमारी सेनाओं द्वारा की गई आश्चर्यजनक कार्रवाई सटीक और सर्जिकल थी। इस बीच इजराइल के इलियट शहर पर हमला होने की खबर है। एक इमारत से धुआं उड़ते हुए दिखाई दिया है। सेना के बयान में कहा गया है कि इजराइल के पूर्व से लॉन्च की गई इस उड़ने वाली वस्तु इलियट में एक इमारत से टकरा गई थी। हालांकि इसके बारे में विस्तार से कोई जानकारी मुहैया नहीं कराई गई है। शहर में सायरन तो बजे लेकिन इसे रोका नहीं गया। हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इराक में इस्लामिक रेजिस्टेंस मिलिशिया ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि उचित हथियारों का उपयोग करके इजराइल में हमला किया गया है। हालांकि इसकी तरफ से भी विस्तार से कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस बीच सीरियाई हवाई सुरक्षा ने सोमवार को दमिश्क के पास के क्षेत्र में दुश्मन के लक्ष्य को विफल करने की बात कही है।
उधर गाजा के लोगों को मानवीय सहायता पहुंचाने का प्रयास भी जारी है। विमान के जरिए गाजा पट्टी में सहायता पार्सल गिराए गए। इजराइल में एक बार फिर सरकार विरोधी हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर पड़े हैं। रविवार की रात यरूशलेम में हजारों प्रदर्शनकारियों ने उत्तर दक्षिण में शहर के सबसे बड़े हाईवे को रोक दिया। इस दौरान सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन से बदबूदार पानी छोड़ा। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि नेतन्याहू तुरंत इस्तीफा देकर चुनाव कराएं, साथ ही 130 इजरायलियों की रिहाई के लिए जल्द से जल्द डील किए जाने की मांग भी की गई। अगली खबर पाकिस्तान से है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को दी गई सजा निलंबित कर दी है। दरअसल इमरान खान और बुशरा बीबी ने तोशाखाना मामले में सुनाई गई सजा निलंबित करने के लिए हाईकोर्ट में अपील की थी। अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने अपने आदेश में इमरान खान और उनकी पत्नी को 10 साल कैद और जुर्माने की सजा सुना दी थी। साथ ही अगले 10 साल तक उन्हें किसी भी सार्वजनिक पद पर रहने से अयोग्य करार दे दिया था। इमरान खान के वकील ने हाईकोर्ट के सामने दलील दी थी कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाने में जल्दबाजी दिखाई थी। अदालत की ओर से मिली राहत के बावजूद इमरान खान अभी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे, क्योंकि उन पर कई और केस भी चल रहे हैं। चीन के दौरे पर गए फ्रांस के विदेश मंत्री स्टीफन सेजोन ने अपनी चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात की। दोनों देशों ने अपने संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा की। बैठक के बाद दोनों नेताओं ने संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। सेजोन ने उत्तर कोरिया द्वारा रूस को उपलब्ध कराई जा रही मिसाइलों पर चिंता व्यक्त की। रूस को उत्तर कोरियाई बैलिस्टिक मिसाइल डिलीवरी के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि चीन और फ्रांस दोनों का एक ही उद्देश्य है कि गाजा में तुरंत और स्थायी युद्ध विराम लागू कराया जाए। वहीं यूरोप की जोखिम रहित रणनीति और चीन पर निर्भरता कम करने का प्रयास पर वांग यी ने कहा कि उनके देश को जोखिम के बजाय अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूं सुक योल ने कहा है कि वो उन डॉक्टरों के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं जो मेडिकल स्कूल में प्रवेश बढ़ाने की उनकी योजना का विरोध कर रहे हैं। गौरतलब है कि दक्षिण कोरिया के डॉक्टर सरकार के उस फैसले का विरोध कर रहे हैं जिसमें नए मेडिकल कॉलेजेस के जरिए डॉक्टर्स की भर्ती की जानी है। हड़ताल करने वाले डॉक्टर्स का कहना है कि इससे कंपटीशन बढ़ेगा और उनकी सैलरी भी कम हो जाएगी। राष्ट्रपति यूं सुक योल ने अपने संबोधन में डॉक्टरों के समूहों के कई दावों का खंडन किया और इस बात पर प्रकाश डाला कि चिकित्सा व्यवस्था में सुधार क्यों जरूरी है। और आइए अब आपको लिए चलते हैं यूरोप की ओर। रूस और यूक्रेन के बीच पहले की तरह जारी भीषण युद्ध के बीच यूक्रेन ने कहा है कि रूस ने इस साल अब तक कीव को निशाना बनाने के लिए 5 हाइपरसोनिक जिरकोन मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। इस बीच रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि मॉस्को ने अपनी धरती पर कई आतंकवादी हमलों में शामिल होने के आरोप में यूक्रेन की सुरक्षा सेवा के प्रमुख सहित अन्य लोगों को अपने हवाले करने की मांग की है। हाल के दिनों में रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। जवाबी कार्रवाई यूक्रेन की तरफ से भी की जा रही है। इस बीच यूक्रेनी सेना ने 3 में से 2 शाहिद ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। हालांकि हमले को लेकर कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। यूक्रेन के लिए सोमवार की रात अपेक्षाकृत शांत रही। 22 मार्च को मॉस्को ने ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाते हुए बड़े हमले शुरू किए थे। इन हमलों के नतीजे में यूक्रेन का बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूब गया था। पिछले हफ्ते तक रूस ने यूक्रेन के थर्मल और पनबिजली संयंत्रों को निशाना बनाना जारी रखा। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूसी हमले से ऊर्जा संयंत्रों को नुकसान तो पहुंचा है, लेकिन पूरी तरह से ध्वस्त नहीं हुए हैं। यूक्रेन की सबसे बड़ी निजी ऊर्जा कंपनी DTEK ने कहा है कि हमलों से 6 में से 5 बिजली संयंत्रों को नुकसान पहुंचा है। इससे इन संयंत्रों की 80% क्षमता प्रभावित हुई है। यूक्रेन की अधिकांश बिजली 3 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों द्वारा उत्पन्न की जाती है, लेकिन पीक सीजन के दौरान थर्मल और हाइड्रो उत्पादन की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। उक्रेनग्रो के सब स्टेशनों पर हमला करके खार्किव, ओडेसा या क्रीवी रिहे जैसे बड़े शहरों को हमारी ऊर्जा प्रणाली से काटने की कोशिश कर रहे हैं। उनका लक्ष्य कुछ प्रमुख यूक्रेनी शहरों में ब्लैकआउट लागू करना है।
इस बीच यूक्रेन ने कहा है कि रूस ने इस साल अब तक कीव को निशाना बनाने के लिए 5 हाइपरसोनिक जिरकोन मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। इस साल के पहले 3 महीनों में यूक्रेन की राजधानी में मिसाइलों और ड्रोन सहित विभिन्न प्रकार के 180 हथियारों का इस्तेमाल किया। वहीं युद्ध के दौरान मोर्चे पर अग्रिम पंक्तियों के यूक्रेनी सैनिकों ने गोला बारूद की भारी कमी की शिकायत की है। स्थिति बेहद गंभीर है। हमारे पास बहुत कम गोला बारूद बचे हैं। हमें जो दिया गया है वह केवल एक मिशन के लिए अधिकतम आधे घंटे के काम के लिए पर्याप्त है। उधर रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मॉस्को ने अपनी धरती पर कई आतंकवादी हमलों में शामिल होने के आरोप में यूक्रेन के सुरक्षा सेवा के प्रमुख सहित अन्य लोगों को अपने हवाले करने की मांग की है। रूसी विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन पर आतंकवादी हमले का आरोप लगाया है। इस संबंध में उन्होंने कई हिंसक घटनाओं की सूची भी जारी की है जो यूक्रेन पर हमले के बाद रूस में घटित होती रही हैं। हालांकि यूक्रेन ने रूस की मांग को ये कहते हुए खारिज कर दिया है कि ये आतंकवादी राज्य की ओर से निंदनीय और निरर्थक मांग है। क्रेमलिन ने कहा है कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कार्यकाल मई में खत्म हो रहा है। एक रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों की रहस्यमयी बीमारी हवाना सिंड्रोम के लिए रूस को जिम्मेदार माना गया है। तो वहीं क्रेमलिन ने इसके पीछे रूसी खुफिया एजेंसी के होने के दावे को खारिज कर दिया है। पहली बार क्यूबा में हवाना सिंड्रोम बीमारी के मामले सामने आए थे। इसके कुछ लक्षणों में चक्कर आना, माइग्रेन जैसी समस्या प्रमुख रूप से देखी गई थी। क्रेमलिन ने हवाना सिंड्रोम के पीछे रूसी खुफिया एजेंसी का हाथ होने के दावे को खारिज कर दिया है। एक रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों के साथ रहस्यमयी बीमारी हवाना सिंड्रोम के लिए रूस को जिम्मेदार माना गया है। अमेरिकी न्यूज चैनल सीबीएस के प्रोग्राम में 60 मिनट्स की नई जांच रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों पर हुए हमले के लिए रूसी लिंक का खुलासा भी किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उसके पास ऐसे साक्ष्य हैं जो ये बताते हैं कि विदेशों में अमेरिकी अधिकारियों पर स्वास्थ्य हमलों के पीछे रूस की खतरनाक GRU यूनिट शामिल है। जांचकर्ताओं ने यह भी बताया है कि GRU यानी इकाई के वरिष्ठ सदस्यों को इस कार्य के लिए पुरस्कार और पदोन्नति भी दी गई। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की 2021 की हनोई यात्रा से पहले हवाना सिंड्रोम शैली के हमले में वियतनाम में अमेरिकी अधिकारी घायल हो गए। अब नए सबूतों से पता चला है कि रूस इसमें शामिल हो सकता है और हो सकता है कि वियतनामी ही थे जिन्हें तकनीक दी गई थी जो चोटों का कारण बन सकती थी। 60 मिनट्स को पता चला है कि हैरिस के देश में प्रवेश करने से पहले अलग अलग घटनाओं में 11 लोगों के मारे जाने की सूचना मिली थी। 2 लोग जो हनोई में अमेरिकी दूतावास के अधिकारी थे और 9 लोग जो हैरिस की यात्रा की तैयारी कर रहे थे रक्षा विभाग की अग्रिम टीम का हिस्सा थे। कुछ घायल अमेरिकी कर्मियों को देश से बाहर ले जाया गया था। हैरिस को कोई नुकसान नहीं हुआ था और उन्होंने सिंगापुर में 3 घंटे की देरी के बाद हनोई की अपनी यात्रा जारी रखी थी। यह बिल्कुल कोई नया मुद्दा नहीं है। कई वर्षों से तथाकथित हवाना सिंड्रोम का मुद्दा उठाया जाता रहा है, लेकिन किसी ने भी इन निराधार आरोपों का कोई ठोस सबूत कहीं भी प्रकाशित या व्यक्त नहीं किया है। हवाना सिंड्रोम को पहली बार क्यूबा में रिपोर्ट किया गया, जब यहाँ की राजधानी हवाना में तैनात अमेरिका और कनाडा के अधिकारियों को अज्ञात स्वास्थ्य समस्या होने लगी। सबसे पहले हवाना में इस मामले को रिपोर्ट किए जाने की वजह से इसे हवाना सिंड्रोम कहा गया। ये क्यूबा तक ही सीमित नहीं रहा और अगले 1 साल में अमेरिकी अधिकारियों ने विभिन्न देशों से इस तरह के लक्षणों की सूचना दी। इनमें चीन, यूरोप और खुद वाशिंगटन डीसी में काम करने वाले अधिकारी शामिल रहे। हवाना सिंड्रोम के कुछ लक्षणों में चक्कर आना, माइग्रेन जैसी समस्याएं हैं। वहीं कुछ अधिकारियों ने मेमोरी लॉस और कम दिखाई देने जैसी समस्याएं भी बताई हैं। जांच में उन अधिकारियों से भी बात की गई है जिन्होंने विदेशों में तैनाती के दौरान अपने घरों में अजीब आवाज सुनने की सूचना दी थी। तुर्की में विपक्षी खेमे में जश्न का माहौल है। दरअसल राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन की पार्टी को स्थानीय चुनाव में बड़ा झटका लगा है। इन चुनाव में तुर्की में विपक्षी पार्टी CHP ने बड़ी जीत हासिल की है। CHP ने 81 शहरों में मेयर चुनाव में सबसे अधिक सीटें जीतने में सफलता पाई है। स्थानीय चुनाव में विपक्ष की ऐतिहासिक जीत के बाद तुर्कों को देश में बदलाव की उम्मीद दिखाई दे रही है। तुर्की के विपक्षी खेमे में जश्न का माहौल है। राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन की पार्टी को स्थानीय चुनाव में बड़ा झटका लगा है। तुर्की की मुख्य विपक्षी पार्टी रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी CHP ने इस्तांबुल और अंकारा जैसे प्रमुख शहरों में स्थानीय चुनावों में बड़ी जीत हासिल की है।
सीएचपी ने 81 शहरों में मेयर चुनाव में सबसे अधिक सीटें जीतने में सफल रही है। इकरम इमामोग्लू एक बार फिर इस्तांबुल के मेयर चुन लिए गए हैं। 2019 के बाद फिर से वह राष्ट्रपति एर्दोआन की पार्टी के उम्मीदवार को हराने में कामयाब हुए। उन्होंने कहा कि विरोधियों और राष्ट्रपति दोनों के लिए इस्तांबुल की जनता का संदेश है, इसे उन्हें स्वीकार करना होगा। हो सकता है कि उन्होंने दबाव डालकर अपनी गंदगी छुपाने के लिए 40-45 दिन और जीतने का फैसला ले लिया हो, लेकिन मैं आपको बता दूं, हम मुस्कुराहट के साथ साथ आशा, प्यार और सम्मान के साथ अपने अधिकार वापस हासिल करेंगे। रविवार को स्थानीय चुनाव में लाखों तुर्कों ने मेयर और प्रशासकों को चुनने के लिए वोट डाला। चूंकि देश के राष्ट्रपति एर्दोआन की सत्तारूढ़ पार्टी सभी प्रमुख शहरों में जीत हासिल करने की कोशिश कर रही थी, इसलिए यह चुनाव राष्ट्रपति की पार्टी की घटती लोकप्रियता को भी दर्शाता है। तुर्की के राष्ट्रपति के लिए मुख्य रण क्षेत्र इस्तांबुल था, जहां उनका जन्म और पालन पोषण हुआ। इस्तांबुल देश की राजनीति में बड़ी अहमियत रखता है, जहां करीब 1.5 करोड़ की आबादी रहती है। इसी शहर में उन्होंने 1994 में मेयर चुने जाने के बाद अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। स्थानीय चुनाव में विपक्ष की ऐतिहासिक जीत के बाद तुर्कों को बदलाव की उम्मीद दिखाई दे रही है। तुर्की के लोगों की आंखें खुल गई हैं और उन्होंने ऐसे लोगों के लिए मतदान किया है जो तुर्की की अर्थव्यवस्था, युवाओं की शिक्षा और भविष्य के बारे में सोचते हैं। यह तो बस शुरुआत है। एकेपी पहली बार इतने बड़े अंतर से हारी है। राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोआन ने स्वीकार किया कि परिणाम उनके एकेपी के लिए झटका था। साल 2019 में देश भर में हुआ पिछला स्थानीय चुनाव भी एर्दोआन के लिए निराशाजनक रहा था। उनकी जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी एकेपी देश के 3 सबसे बड़े शहरों इस्तांबुल, अंकारा और इजमीर में चुनाव हार गई थी। राष्ट्रपति एर्दोआन के लिए यह चुनाव राजनीतिक विरासत के लिहाज से भी महत्वपूर्ण था। 8 मार्च को इस्तांबुल में उन्होंने कहा, कानूनन यह मेरा आखिरी चुनाव होगा। वह 2003 से सत्ता में है, जब वह पहली बार प्रधानमंत्री और फिर 2024 में राष्ट्रपति चुने गए थे। 2017 में एक संवैधानिक संशोधन के बाद प्रधानमंत्री का पद समाप्त कर दिया गया और देश की कार्यकारी शक्तियों को पूरी तरह से राष्ट्रपति को हस्तांतरित कर दिया गया। पिछले साल मई में एर्दोआन राष्ट्रपति चुनाव के पहले दौर में बहुमत हासिल नहीं कर पाए थे। उन्हें रन ऑफ में जीत मिली थी, जबकि 2014 और 2018 में उन्हें स्पष्ट जीत मिली थी। इमामोग्लू विपक्ष के लिए एर्दोआन का विकल्प बनकर उभरे हैं। पहले से ही यह कहा जा रहा था कि इमामोग्लू चुनाव जीत जाते हैं तो वह 2028 के राष्ट्रपति चुनाव में खड़े हो सकते हैं। यह जीत उनकी संभावनाएं बढ़ा देगी। जर्मनी में एक निश्चित दायरे में कैनबिस या भांग या गांजे को वैध करार दिए जाने से लोगों में खुशी का माहौल है। इस कानून के तहत व्यक्तिगत उपयोग के लिए 25 ग्राम तक गांजा ले जाना कानूनी होगा, जबकि एक निश्चित मात्रा तक इसे घर पर भी उगाया जा सकता है। सरकार का कहना है कि नया कानून गांजे या भांग से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को कम करेगा, क्योंकि ये काले बाजार में दूषित पदार्थों से युक्त गांजे की समस्या से निपटेगा। रात के 12 बजे बर्लिन के ब्रेडेनबर्ग गेट पर लोगों का हुजूम। ये भीड़ भांग को आंशिक रूप से वैध बनाने के नए कानून का स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुई है। इस कानून के तहत व्यक्तिगत उपयोग के लिए 25 ग्राम तक सूखी भांग ले जाना कानूनी होगा, जबकि एक निश्चित मात्रा तक इसे घर पर उगाया जा सकता है। 1 अप्रैल से निजी इस्तेमाल के लिए 25 ग्राम तक सूखी भांग ले जाना वैध होगा, जो 80 सिगरेट बनाने के लिए पर्याप्त है। हालांकि यह मात्रा उपयोग भर भी निर्भर करती है। एक वयस्क के लिए 3 पौधे उगाने और 50 ग्राम सूखी भांग की सीमा के साथ घरेलू खेती की भी अनुमति दी जाएगी। हालांकि स्कूलों, किंडरगार्टन, खेल के मैदानों और सार्वजनिक खेल सुविधाओं के 100 मीटर के दायरे में इसके उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। सुबह 7 बजे से रात 8 बजे के बीच पैदल चलने वाले क्षेत्रों में धूम्रपान भी प्रतिबंधित रहेगा। हमने युवा वयस्कों के बीच, विशेषकर बच्चों और किशोरों के बीच खपत में दोगुनी वृद्धि देखी है। काला बाजार बड़ा और बड़ा होता जा रहा है। मैं स्वयं वर्षों से कैनबिस वैधीकरण के खिलाफ था, लेकिन अध्ययनों से पता चलता है हमें यहाँ एक नए प्रस्ताव की आवश्यकता है।
जर्मनी 1 जुलाई से कानूनी भांग खेती संघ स्थापित करने की योजना बना रहा है ताकि लोगों को कानूनी रूप से इसे प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके। इन तथाकथित कैनबिस क्लबों में प्रत्येक में 500 सदस्य होंगे और प्रत्येक सदस्य को प्रति माह अधिकतम 50 ग्राम सूखी कैनबिस बेचने में सक्षम होंगे और प्रत्येक सदस्य प्रति माह अधिकतम 50 ग्राम सूखी कैनबिस बेचने में सक्षम होंगे। 21 वर्ष से कम आयु के वयस्कों के लिए प्रति माह 30 ग्राम कैनबिस की मात्रा सीमित होगी, जिसमें 10% से अधिक साइकोएक्टिव पदार्थ टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल THC नहीं होता है। क्लबों में मिलने और भांग का सेवन करने की अनुमति नहीं होगी और सदस्यता एक समय में एक क्लब तक ही सीमित रहेगी। भांग प्राप्त करने का एकमात्र कानूनी तरीका या तो इसे घर पर उगाना होगा या इसे कैनबिस क्लबों के माध्यम से खरीदना होगा। ये लाभ उन लोगों को मिलेगा जो जर्मनी में कम से कम 6 महीने से रह रहे हो। मैं निश्चित रूप से आश्वस्त हूं कि हमारे सामाजिक क्लब नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, लोगों को स्वच्छ गैर दूषित उत्पाद प्रदान करने में मदद कर सकते हैं, जहां लोगों को अब उनके कार्यों के लिए अपराधी नहीं ठहराया जाएगा। सरकार जोर देकर कह रही है कि नया कानून भांग से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को कम करेगा, क्योंकि यह काले बाजार में दूषित पदार्थों से युक्त भांग की समस्या से निपटेगा। लेकिन इस कानून की चिकित्सा संघों और सार्वजनिक स्वास्थ्य समूहों द्वारा व्यापक रूप से आलोचना की गई है। इस संबंध में उन क्षेत्रीय अधिकारियों की ओर से भी शिकायतें आई हैं, जिन्हें इस कानून के क्रियान्वयन की निगरानी का जिम्मा सौंपा गया है। उन्हें डर है कि उन पर अतिरिक्त बोझ डाला जाएगा, क्योंकि उन्हें ऐसे अपराधों के लिए पहले से लगाई गई कारावास की सजा और जुर्माने को वापस लेना होगा, जो नए कानून के तहत दंडनीय नहीं है। विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी के नेता फ्रेडरिक मर्ज पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगर उनकी पार्टी 2025 के चुनाव के बाद सत्ता में लौटेगी तो वह इस कानून को तुरंत रद्द कर देगी। और आइए अब आपको दिखाते हैं दुनिया का दिल। पूरे विश्व सहित नाइजीरिया में मानसिक स्वास्थ्य और इसके कारण आत्महत्या एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है। इस सब के बीच तेराक ओकिनरोडोय सैमुअल नाइजीरिया में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो अपनी इस कोशिश से लोगों को बताना चाहते हैं कि आत्महत्या किसी भी परिस्थिति में उनके लिए आखिरी विकल्प नहीं है। शरीर के किसी भी भाग में तकलीफ हो तो लोग उसके बारे में कई लोगों से परामर्श लेते हैं, इलाज के विकल्प तलाशते हैं। लेकिन वही बात मानसिक स्वास्थ्य की हो तो अक्सर इस विषय पर बात करने से कतराते हैं। विश्व भर में मानसिक स्वास्थ्य एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है। इस बीच तेराक ओकिनरोडोय सैमुअल नाइजीरिया में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने 12 किलोमीटर की दूरी तैरकर तय की, जो लागोस के सबसे लंबे पुल थर्ड मेनलैंड ब्रिज की लंबाई है। उन्होंने इस समुद्र को ही इसलिए चुना क्योंकि काफी संख्या में लोग लागोस के इस सबसे लंबे पुल से कूदकर अपनी जान दे देते हैं। यह 3RD मेनलैंड ब्रिज बहुत सारे आत्महत्या के मामलों के लिए जाना जाता है, जहां तभी आते हैं जब उन्हें लगता है कि उनका जीवन समाप्त हो गया है। वे बस यहां आते हैं और पानी में कूद जाते हैं, और ये सिर्फ इसके खिलाफ ही एक अभियान है। तैराक ओकिनरोडोय सैमुअल 1 दशक से अधिक समय से पेशेवर तैराकी कर रहे हैं। उन्होंने 12 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में पूरा करने का अनुमान लगाया था, लेकिन उन्होंने यह दूरी 2 घंटे 33 मिनट में ही तय कर ली। उन्होंने कहा कि वे अपनी इस कोशिश से लोगों को बताना चाहते हैं कि आत्महत्या किसी भी परिस्थिति में उनके लिए आखिरी विकल्प नहीं है। हम ऐसा इसलिए भी कर रहे हैं ताकि कोई भी फिर से आत्महत्या ना करे। लोग ये ना सोचे कि आत्महत्या उनके लिए आखिरी विकल्प है। आपका जीवन वास्तव में पलक झपकते ही बदल सकता है, इसलिए बस ये सुनिश्चित करें कि आप इसे देखने के लिए जीवित रहें। अब कोई तीसरे मुख्य भूमि पुल पर आकर कूदने के बारे में ना सोचे। गौरतलब है कि यूनिसेफ के 2021 की रिपोर्ट से पता चला है कि 15 से 24 वर्ष की आयु के 6 नाइजीरियाई लोगों में से 1 नाइजीरियाई
मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से जूझ रहा होता है। वहीं चिकित्सा पेशेवरों का कहना है कि नाइजीरिया के रूढ़िवादी समाज में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मसलों पर लोग मुश्किल से ही खुलकर बात करते हैं। यही कारण है कि नाइजीरिया में आत्महत्या के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जो नाइजीरिया के सामने बड़ी चुनौती बन चुका है। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों में फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।